वेलकम टू द गूगल क्लास। फर्स्ट ईयर क्लास। आज जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे इसका नाम है एंथैल्पी। अब सबसे पहले एंथैल्पी का जो इंट्रोडक्शन है ये करवाऊंगा, बल्कि उससे पहले भी आपको ऐसा लॉज समझा दूं कि यहाँ पे आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी ये आर्टिकल पढ़ने से, और वो इन्फॉर्मेशन आने के बाद आप जो है यू वुड बी एबल टू नो अबाउट some terms which are used in thermochemistry like enthalpy, heat capacity, molar heat capacity, state functions etc. यानी आप एंथैल्पी को भी ये लेक्चर सुनने के बाद समझ जाएंगे कि ये क्या है, और उसके बाद फिर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन भी आ जाएगी, फिर इसके लिए यूनिट जो यूज़ होती है वो भी आ जाएगी, फिर मैयर करने के लिए जो तरीका है वो भी आ जाएगा, फिर इसके बाद हीट कैपेसिटी के बारे में आपको समझ आएगी, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में समझ आएगी, फिर मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में समझ आएगी। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर बहुत सारी टर्म यूज़ होंगी, उन टर्म को मैं इस लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। तो उसके बाद आप जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि आपके पास ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। द वर्ड एंथैल्पी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। एंथैल्पी का जो लफ्ज़ है जी ये ग्रीक वर्ड है, वहाँ से ये डिराइव किया गया है। और वो ग्रीक वर्ड जो है वो कौन सा है? एंथैल्पियन। कौन सा है जी? एंथैल्पियन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वार्म इन। वार्म इन का मतलब ये है कि एक सिस्टम के अंदर जो हीट है, वार्म इन, एक सिस्टम के अंदर जो हीट है उसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे हीट कांटेंट भी बोलेंगे, हीट कांटेंट। तो नीचे देख लें, द टोटल हीट कांटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। स्टूडेंट हीट तो हीट होगी, कांटेंट अज्जा को बोलते हैं, जुज़ को। तो जो हीट के अज्जा हैं यानी टोटल हीट जो है उसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए स्टूडेंट के एंथैल्पी किसे कहते हैं, तो आप सिंपली कहते हैं कि हीट को कहते हैं, वरना डिटेल में कोई जाए तो फिर कहें हीट कांटेंट को कहते हैं। तो जो टोटल हीट के अज्जा हैं उनको बोलते हैं। तो ये एक डेफिनेशन थी, तो जो टेक्निकल डेफिनेशन थी। अब सिंपल साइड पे आते हैं, आर लिखा हुआ है और आर, इन दूसरी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। द हीट इवॉल्व आर एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। तो ये एक आसान सी डेफिनेशन है कि जी किसी सिस्टम से हीट निकलती है या उसमें जज़ब होती है, लेकिन उस वक़्त सिस्टम जो है उसका प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट। ये यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हुआ है तो इसे आपने कांस्टेंट पढ़ना है, कांस्टेंट प्रेशर हो। तो उस हीट को फिर जो निकलती है ये एब्ज़ॉर्ब होती है, उसको हम एंथैल्पी बोलेंगे। फिर एक दफ़ा देख लें, दूसरी डेफिनेशन आसान है एंथैल्पी की कि एंथैल्पी क्या है? किसी भी सिस्टम से हीट रिलीज़ होती है या एब्ज़ॉर्ब होती है कांस्टेंट प्रेशर, तो इस हीट को फिर हम एंथैल्पी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आएंगे जी, एंथैल्पी का रिप्रेजेंटेशन का क्या तरीका होगा कि एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एच के साथ, कैपिटल एच। दिस इज़ एंथैल्पी। इसी को हीट कांटेंट कहते हैं, इसी को हीट कहते हैं। अब स्टूडेंट अगर कोई आपसे पूछता है कि एच जो है इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, एच किसके लिए, तो याद रखना एच जो है कैपिटल एच ये एंथैल्पी के लिए है, लेकिन असल में ये एक ऑपरेटर है जिसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये एक ऑपरेटर है जो कि एंथैल्पी के लिए यूज़ होता है, कैपिटल एच। लेकिन आपने इस लेवल पे, एफएससी के लेवल पे या फर्स्ट ईयर के लेवल पे आपने इसको हीट ही कह देना है कि एच जो है इट स्टैंड्स फॉर हीट और एंथैल्पी। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो उसका मैंने बैकग्राउंड बताया है उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने बेसिक चीज़ आपको बता दी। तो इसे एच के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है स्टूडेंट की यूनिट कौन सी यूज़ करेंगे। ज़ाहिर है यूनिट यूज़ कौन होगी, अगर ये हीट है स्टूडेंट तो यूनिट तो हीट की जौल और किलो जौल है, तो ये इसकी यूनिट्स होंगी जो यहाँ पे यूज़ होंगी। अब हम आगे जाएंगे कि जी हम, हाँ ये समझ आ गया कि ये हीट ही है, इसको अब हम मैयर कैसे करेंगे, तो इसकी मैयरमेंट के तरीके की तरफ हम जाते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी कहते हैं जी, एंथैल्पी चूँकि हीट ऑफ रिएक्शन है तो इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली मेजर भी कर सकते हैं। थ्योरेटिकली कैलकुलेट भी की जा सकती है, एक्सपेरिमेंटली मेजर भी की जा सकती है। अब हम आते हैं जी कि इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे भाई, एंथैल्पी के लिए एक्सप्रेशन कौन सा आएगा।
तो टोटल हीट कांस्टेंट होगा जी सिस्टम का, वो एंथैल्पी होगी, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे होना इसका ज़रूरी है। तो ये किसके बराबर होगी जी, इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी प्लस प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बराबर होगी। यानी एच किसके बराबर होगा, ये एच जो है ये किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी ई के बराबर होगा प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बराबर होगा। तो कोई कहे आपसे जी कि मैथमेटिकली आप बताएं कि एंथैल्पी किसके बराबर है, तो आप कहेंगे एंथैल्पी तो कैपिटल एच को कहते हैं, ये बराबर है जी इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क के। तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो बनता है। अब स्टूडेंट आगे देखते हैं कि एंथैल्पी जो है हमारे पास हीट है, लेकिन क्या ये स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि एंथैल्पी जो है ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो इसको फिर हम स्टेट फंक्शन बोलेंगे। तो एंथैल्पी जो है ये स्टेट फंक्शन है, और ये स्टेट फंक्शन इसलिए है कि हम एंथैल्पी किसी भी चीज़ की मालूम नहीं कर सकते, चेंज इन एंथैल्पी मालूम कर सकते हैं, और उसके लिए हमें इनिशियल और फाइनल स्टेट पे जाना पड़ता है। लिहाजा हम पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, लिहाजा एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है। अब आते हैं चेंज इन एंथैल्पी की तरफ। चेंज इन एंथैल्पी, तो चेंज इन एंथैल्पी जो है ज़ाहिर है वो हम कैसे मालूम करेंगे जी, ज़ाहिर है फाइनल और इनिशियल जो है इसका हमने जो है वो डिफरेंस लेना है। और किस तरीके से डिफरेंस लेना है ज़रा देखें। चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच को बोलते हैं। ये किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ज़ाहिर है साथ प्रेशर वॉल्यूम वर्क अभी ऊपर बात की है, कि प्लस चेंज इन पी वी, यानी पी और वी का जो असल ज़रब है, प्रोडक्ट है, उसमें कितनी तब्दीली आई। तो एक दफ़ा फिर देखें, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच किसके बराबर है, ये जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन पी वी प्रोडक्ट, इसके बराबर है। दोनों को जमा करेंगे। अब स्टूडेंट हम इसको, जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम मज़ीद डिटेल के साथ लिखेंगे। नीचे आर लिखा हुआ है। अब फिर हम नीचे लिखेंगे जी डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा ई प्लस, अब ये जो टर्म है स्टूडेंट, ये डेल्टा पी वी, इसको हम दो दफ़ा ज़रब देंगे। इसमें से पी को पहले बाहर निकाल लेंगे और डेल्टा वी अंदर कर देंगे। एक दफ़ा ये लिखेंगे, और फिर एक दफ़ा फिर हम वी को बाहर निकालेंगे और डेल्टा पी जो है उसको हम अंदर कर देंगे। तो इसे दो तरीके से हमें ये लिखना पड़ेगा। तो इसको हम दो तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। तो अब मैं जो है वो दोबारा इसको रिपीट करूँगा ताकि आपको समझ आए। ये जो आपको स्टूडेंट नज़र आ रही है डेल्टा पी वी, इसको हम दो दफ़ा लिखेंगे। तो ये दो दफ़ा नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। एक में देखें पी बाहर है, लेफ़्ट वाले में पी बाहर है, और फिर डेल वी है, यानी पी कांस्टेंट है, इसमें पी कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। और दूसरे में देखें वी बाहर है और डेल पी अंदर है, यानी इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर चेंज हो रहा है। तो ये ऊपर वाली जो टर्म है इसको हमें नीचे दो दफ़ा लिखना पड़ा, इस टर्म को दो दफ़ा नीचे यहाँ पे लिखना पड़ा। तो ये ऊपर वाली टर्म जो है इसकी डिटेल आ गई। ये ऊपर जो हमारे पास टर्म है डेल्टा पी वी, ये नीचे यहाँ पे पी डेल वी और वी डेल पी की शक्ल में खोल के हमने लिख दिया। अब पूरी इक्वेशन देखें क्या बन गई है, डेल एच इज़ इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी प्लस वी डेल पी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे जी कि हम तो चेंज इन हीट जो है वो मालूम करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे रख के। तो कांस्टेंट प्रेशर पे रख के बात करेंगे तो हमारे पास प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो टर्म वी डेल्टा पी ज़ीरो हो जाएगी। अब ऊपर देखें, वी डेल्टा पी आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वी डेल्टा पी है, ये वाला वी डेल्टा पी। तो इसमें डेल पी ज़ीरो होगा, साथ वी भी ज़ीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। यानी जिधर मैंने दायरा लगाए हुए आप समझिए इसके अंदर वी डेल पी पूरे का पूरा हो जाएगा ज़ीरो। तो ये तो उड़ गया जी। पीछे क्या बच गया, पीछे हमारे पास देखें क्या बच गया, पीछे बच गया, ये इसको उड़ा देते हैं कि ये उड़ गया। तो पीछे क्या बच गया, लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये पीछे बच गया जी डेल एच इज़ इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी। तो अब हम इसको लेके चलेंगे, डेल एच इज़ इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी। तो ये इक्वेशन जो है वो आपको नज़र आ रही होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेल एच इज़ इक्वल टू डेल ई प्लस डेल वी, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम डेल ई की कीमत लगाएंगे। किसकी कीमत लगाएंगे, डेल ई की, ये डेल ई एस की कीमत लगाएंगे।
इसकी कीमत नीचे लिखी हुई है जी, डेल इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी डेल वी। डेल इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी डेल वी। तो ऊपर वाली इक्वेशन जो आपको नज़र आ रही है, इस इक्वेशन में आप डेल ई की ये कीमत लगा दें तो नीचे जवाब क्या आएगा, डेल एच इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा डेल एच इज इक्वल टू आगे क्यू पी माइनस पी डेल वी प्लस पी डेल। तो ये आपने डेल ई की कीमत जो है वो लगा दी। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगा ताकि ज़्यादा समझ आए। इस इक्वेशन को देख लें, इसमें डेल ई की कीमत लगाएंगे और डेल ई की कीमत जो है यहाँ पे लगी जो है वो मैं दिखा देता हूँ। डेल ई की कीमत ये लगी हुई है, ये इसकी कीमत लगी हुई है, आप समझ आ गई होगी, ये डेल ई की कीमत लग गई है। ठीक है जी। तो ये डेल ई की कीमत जब लग जाएगी तो फिर आप देख लें कि डेल ई की कीमत ये मैंने जो दायरे में लगाई है कहाँ से लगाई, यहाँ से लगाई है ना जी। डेल ई की कीमत दी हुई है ना, क्यू पी माइनस पी डेल वी। अब जब दायरे में डेल ई की कीमत लग गई है तो फिर ये प्लस पी डेल वी और माइनस पी डेल वी कट जाएंगे। तो पीछे क्या बच जाएगा, डेल्टा एच, पीछे बच जाएगा डेल्टा एच, ये वाला डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी। तो पीछे ये बच जाएगा डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी, यानी डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी। ये पीछे हमारे पास जो है ये बच जाएगा। तो इसी की तरफ हम आना चाहते थे, ये हम प्रूव करना चाहते थे। इसका मतलब होगा जी चेंज इन एंथैल्पी, डेल एच का मतलब चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू क्यू पी। ये पी जो है क्यू के बराबर नहीं है, पी जो है ज़रा नीचे लिखा हुआ होना चाहिए, सबस्क्रिप्ट इसको बोलते हैं। ऐसे पी को कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं। तो फिर देख लें डेल एच यानी चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू क्यू, क्यू का मतलब है हीट लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जवाब है जी डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी, यानी अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट क्यू जो है एब्ज़ॉर्ब की जाए सिस्टम की तो वो उसके सिस्टम की एंथैल्पी को सिर्फ चेंज करेगा, यानी डेल्टा एच के बराबर होगा। तो एक इस तरीके से बता सकते हैं, दूसरा इस तरीके से बता सकते हैं कि जो चेंज इन एंथैल्पी है वो किसके बराबर है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये उसके बराबर, ये भी कह सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे आके आप समझें कि ये इक्वेशन प्रूव किए। तो स्टूडेंट याद रखें, दो इक्वेशनें वो आपसे मांगेगा और ये दो इक्वेशनें जो वो आपसे मांगेगा वो दो इक्वेशनें जो हैं वो ये होंगी। एक इक्वेशन तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं और दूसरी इक्वेशन जो है अभी आपने मेरे साथ पढ़ी है। पहली जो इक्वेशन स्टूडेंट आपने पढ़ी थी वो थी जी डेल ई, जो पिछले लेक्चर में पढ़ी है, इज इक्वल टू क्यू वी। तो ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी है। आज पढ़ी है डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी। तो ये आपको प्रूफ के लिए देगा कि प्रूव द फॉलोइंग इक्वेशन। तो नंबर 1 इक्वेशन ये वाली होगी और हो सकता है कि नंबर 2 इक्वेशन ये वाली हो, और कह जी कि प्रूफ करें। तो दोनों में आप देखें कि आर्टिकल छुपे हुए हैं। तो पहली इक्वेशन जो है नंबर 1 वाली, ये पहली इक्वेशन ये वाली, इसके अंदर तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डायरेक्ट है। और जो दूसरी इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, ये दूसरी इक्वेशन, इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में एंथैल्पी है, एंथैल्पी वाला आर्टिकल। तो पहले में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है और दूसरे में एंथैल्पी वाला आर्टिकल जो है वो छुपा हुआ है। तो या तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मांगेगा तो पहली इक्वेशन डेल इज इक्वल टू क्यू खुद ही हो जाएगी। अगर वो एंथैल्पी मांगेगा तो डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी खुद ही हो जाएगी। या तो आर्टिकल मांगेगा या दो इक्वेशन आपसे मांगेगा और कहेगा जी कि ये दो इक्वेशन जनाब आप प्रूफ करें। तो सवाल दो तरीके से यानी आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ कि ये जो एंथैल्पी चेंज अभी हमने पढ़ा है जी, तो ये एंथैल्पी चेंज जो है इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। तो देख लें जी, पहला ये होगा नंबर 1 कि इसमें एनर्जी इन्वॉल्व है, प्रेशर इन्वॉल्व है और वॉल्यूम इन्वॉल्व है, सारे के सारे कांस्टेंट हैं, स्टेट फंक्शंस हैं। लिहाजा एंथैल्पी खुद भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। और पॉइंट नंबर 2 होगा जी डेल एच, अभी आपने ऊपर पढ़ा है डेल एच। डेल एच कहते हैं अगर पॉजिटिव हुआ तो हीट एब्जॉर्ब होगी और डेल एच अगर नेगेटिव हुआ तो हीट रिलीज़ होगी। वो तो पहले से पता है आपको, एब्जॉर्ब होगा चेंज इन हीट, एब्जॉर्ब होगा तो एंडो है और रिलीज़ होगा तो वो एक्सो है। तो दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरे पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 3 ये है कहते हैं जी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व हो तो फिर डेल एच डेल ई के बराबर। डेल एच किसके बराबर है, डेल ई के। यानी गैसेस को छोड़ दें,
अगर आपके पास सॉलिड और लिक्विड है तो फिर इन सॉलिड और लिक्विड में डेल एच जो है वो किसके बराबर होता है, डेल ई के। तो स्टूडेंट मेरा ख्याल है इस पॉइंट पे आप आके ज़रा रिलैक्स हो गए होंगे कि आपने डेल ई को पढ़ा है, असल में चेंज इन एनर्जी को पढ़ा है। कोई नई बात तो नहीं है, एनर्जी तो चेंज होती रहती है, इनिशियल से फाइनल में जाती है। और आपको पता है ई टू किसके बराबर होता है, सॉरी डेल ई किसके बराबर होता है जी, आपने पता है आपको, ई टू माइनस ई वन के बराबर होता है, ई टू माइनस ई वन। तो डेल ई को आप पढ़ रहे हैं, तो जब सॉलिड की और लिक्विड की बात होगी तो आप कहेंगे जी कि डेल एच जो है वो किसके बराबर है, डेल ई के बराबर है, ये वाली। तो आपने यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी जो है वही पढ़ा है। अब हम आते हैं जी कि चूँकि वॉल्यूम में चेंज जो आती है डेल्टा वी जिसे कहते हैं वो बहुत संभाल आती है, लिहाजा पूरी टर्म ही उड़ जाती है पी डेल वी, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इट वाज ऑल अबाउट द एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है, तो एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि जी एंथैल्पी क्या है, ऊपर से देख लेते हैं, रिवाइज करते हैं। एंथैल्पी जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, एंथैल्पियन उससे निकला है, इसका मतलब वार्मिन, इसको टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम भी बोलते हैं, और ये हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर भी इसको बोलते हैं। इसको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे आपको, ऐसे कैपिटल एच के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। इसकी जो यूनिट है जी वो जूल और किलो जूल है। फिर मेजरमेंट कैसे करते हैं, थ्योरेटिकली भी मेजर करते हैं और एक्सपेरिमेंटली भी करते हैं। फिर मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं, एच इज़ इक्वल टू ई प्लस पी वी, फिर आगे वैल्यूज़ लगाते हैं, और आखिर में लास्ट में एक इक्वेशन आती है जो कि इम्पॉर्टेंट है, डेल एच इज़ इक्वल टू क्यू पी, इसको हम प्रूव करते हैं। तो ये सारा था जी एंथैल्पी के हवाले से, जो एक आर्टिकल था थर्मोकेमिस्ट्री का। अब स्टूडेंट्स हम जाते हैं जी नई टर्म की तरफ। कुछ टर्म जो हैं वो थर्मोकेमिस्ट्री में यूज़ होती रहती हैं, तो इन टर्म्स की तरफ जाते हैं। तो पहली टर्म जो आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी स्टूडेंट्स होगी अमाउंट ऑफ हीट जो कि हमें चाहिए होगी टू रेज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमने टेम्परेचर को बढ़ाना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कुछ लेनी है, कुछ मकदार लेनी है, और इसको कितने डिग्री हमने बढ़ाना है जी, 1 डिग्री हमने इसको जो है वो बढ़ाना होगा। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो हीट कैपेसिटी आ रही है, तो ये हीट कैपेसिटी जो है इसकी डेफिनेशन आपके पास जो है वो इस तरह आएगी हीट कैपेसिटी की, कि आप इसको डिटेल से ज़रा देखें। Heat capacity of a substance is the amount of heat required to raise the temperature of given amount of substance by 1 degree Celsius, यानी 1 degree centigrade, और 1 degree Kelvin, 1 Kelvin। और इसकी जो SI यूनिट होगी जी वो जूल पर केल्विन होगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट कि हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी क्या है, तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे ये हीट की वो मकदार है, जो सब्सटेंस की जो मकदार है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ये हीट हमें चाहिए होती है। और टेम्परेचर कितना बढ़ाना है जी, सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है या 1 केल्विन बढ़ाना है बस। तो फिर सुन लें, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो हीट की मकदार हमें चाहिए होगी उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो ये मैंने सारे का सारा रिवाइज कर दिया। फिर पूछा जाए जी हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या है, तो जवाब है जूल पर केल्विन। तो ये हो गया जी हीट कैपेसिटी के हवाले से। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तरफ। तो हीट कैपेसिटी तो होगी, अब स्पेसिफिक हीट। तो याद रखें स्टूडेंट, जब स्पेसिफिक का लफ्ज़ आएगा तो इसमें कोई ख़ास बात आ गई है, और ख़ास बात क्या होगी कि यहाँ पे जी आपने जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो फिक्स कर दी, 1 ग्राम कर दी। उसमें खुला था, उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जितनी ले लें, लेकिन उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएं। तो यहाँ पे आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो फिक्स हो गया, स्पेसिफिक हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, और ये फिक्स होकर कितना बन गया, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम आपने जनाब सब्सटेंस लेना है और उसकी आपने टेम्परेचर बढ़ाना है, कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है या 1 केल्विन बढ़ाना है। तो फिर इसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो बोलेंगे। और चूँकि ग्राम का जिक्र आ गया है लिहाजा यूनिट में फ़र्क आ जाएगा। आपको पता है जो हीट कैपेसिटी की यूनिट थी वो तो जूल पर केल्विन थी, तो ये जो है हमारे पास आ जाएगी जूल पर ग्राम पर केल्विन। ग्राम आ जाएगा बिकॉज कि हमने 1 ग्राम जो है वो राक्षर दिया है ऊपर, वैल्यू जो रख दी
अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट दो चीज़ें पढ़ी हैं। एक पढ़ा है हीट कैपेसिटी जिसमें अमाउंट फिक्स नहीं है, एक पढ़ा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसमें अमाउंट फिक्स है, और दोनों में टेम्परेचर हमने 1 डिग्री बढ़ाना है और कुछ भी नहीं करना। तो स्पेसिफिक हीट को हम एस के ज़रिए ज़ाहिर कर रहे हैं, और जो हमारे पास सिंपल हीट है, हीट कैपेसिटी, उसको सी से ज़ाहिर कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक हीट जो एस है, इस एस में देखें साथ फिर हमने एम भी लगा दिया क्योंकि इसमें मैथ फिक्स हो गया। तो लेफ़्ट साइड पे जो आपको सी नज़र आ रहा है स्टूडेंट, सी लेफ़्ट साइड वाला ये हीट कैपेसिटी है, और राइट वाला जो एम एस नज़र आ रहा है दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब कहते हैं जी दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, दोनों के दरमियान हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। तो जवाब है जी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ये किसके, हीट कैपेसिटी जो है सी, ये किसके बराबर है, एम एस यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बराबर है। अब हम आते हैं जी कि इनके अंदर जो टर्म यूज़ हुई हैं उनकी ज़रा डिटेल दे दें। तो टर्म की डिटेल में जब हम आएंगे तो हमारे पास फिर आएगा जी कि ये एम जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये जो सी इज़ इक्वल टू एम एस है, इसमें जो एम नज़र आ रहा है ये क्या है, तो ज़ाहिर है आपको पता है वो मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम है जो कि स्पेसिफिक हीट में अब फिक्स किया जाता है। अब ज़रा आते हैं जी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अगर हमारे पास जो है फॉर एग्ज़ाम्पल वो 4.184 जूल पर ग्राम पर केल्विन है, तो हीट कैपेसिटी ऑफ 50 ग्राम ऑफ वाटर जो है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो नीचे एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें मैस जो है वो 50 ग्राम पानी की जो है वो लगाई हुई है, और जो हीट कैपेसिटी जो है वो 4.18 जो है जूल जो है वो लगाई हुई है, और ये इस लेफ़्ट साइड पे भी वैल्यू जो है वो लगाई हुई है। तो ये इक्वेशन यूज़ होगी जिससे हम 50 ग्राम ऑफ वाटर जो है इसकी जो हम जो स्पेसिफिक हीट है वो हम पानी की निकालेंगे, और किस तरीके से निकालेंगे। तो स्टूडेंट ये था सारा जी हीट कैपेसिटी के बारे में और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, यानी एक में आज़ाद है अमाउंट कोई फिक्स नहीं है, दूसरे में फ़िक्स है, फिर दोनों का रिलेशनशिप जो है, और दोनों का रिलेशनशिप जो है वो एक ख़ास इक्वेशन के ज़रिए जो है वो ज़ाहिर किया जाता है, और वो रिलेशनशिप जो है वो आपको स्टूडेंट नज़र आ रहा है, सी इज़ इक्वल टू एम एस। तो इसमें हीट कैपेसिटी बराबर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, एम जो है ये वेट है, वज़न है जो कि अब फिक्स कर दिया गया। अब स्टूडेंट आगे जाएं, कहते हैं जी इफ़ वी नो द स्पेसिफिक हीट, अगर हमें स्पेसिफिक हीट पता हो एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी पता हो, देन द चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी जिसको कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर टेल्स अस द अमाउंट ऑफ हीट क्यू दैट हैज़ एब्जॉर्ब्ड और रिलीज इन द पर्टिकुलर प्रोसेस। कहते हैं अगर हमें पता हो जी कि स्पेसिफिक हीट कितनी है और हमें सब्सटेंस की अमाउंट का भी पता हो, तो फिर जो चेंज इन टेम्परेचर है जी डेल्टा टी, ये हम जो है ये हमें बताएगा कि जो अमाउंट ऑफ हीट क्यू जो है ये कितनी एब्ज़ॉर्ब हुई है, ये कितनी रिलीज़ हुई है किसी ख़ास रिएक्शन में, और इसके लिए एक इक्वेशन भी ये हमें देगा, और ये इक्वेशन जो है आपको नज़र आ रही है जी Q इज़ इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अब आपको पता है Q जो है ये क्या है, तो ये Q अमाउंट ऑफ हीट है जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड है, और M जो है ये क्या है, ज़ाहिर है डेफिनेटली मास ऑफ द सब्सटेंस है, और S जो है ये आपके पास स्पेसिफिक हीट है, और डेल्टा टी जो लिखा हुआ है दिस इज़ चेंज इन टेम्परेचर, और ज़ाहिर है T2 माइनस T1 हायर से लोअर को माइनस करते हैं तब आता है हमारे पास। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें, मैंने डिटेल से बता तो दिए, लेकिन इस इक्वेशन में देखें एक चीज़ छुपी हुई है जो आपको पता होना चाहिए। थोड़ी देर पहले हमने ऊपर इक्वेशन में एक चीज़ हम पढ़ के हैं कि C इज़ इक्वल टू एम एस, पढ़ा है थोड़ी देर पहले या नहीं पढ़ा। इसमें C था हीट कैपेसिटी, और एम एस जो था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब C की वैल्यू जो है स्टूडेंट आपको नज़र आ रही है वो एम एस है, C की वैल्यू एम एस। तो फिर जिधर एम एस आएगा उधर हम C लगा सकते हैं ना, ठीक है, जहाँ पे भी एम एस आएगा वहाँ पे हम C लगा देंगे। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन में देखें एम एस आपको नज़र आ रहा है, डेल्टा टी से पहले एम एस, इस एम एस की जगह हमने नीचे वाली इक्वेशन में देखें C लगा दिया। ऊपर है Q इज़ इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, और नीचे वाली इक्वेशन में है Q इज़ इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। इसका मतलब ये है कि एम एस हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाई C। फिर देख लें ऊपर वाली इक्वेशन में एम एस जो है ये रिप्लेस हो चुका है किसके ज़रिए, C के ज़रिए।
यानी एम्स की कीमत जो है वो सी है, वो हमने लगा दी है। तो ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो फिर देखें चेंज भी हो गई है। ऊपर थी क्यू इज़ इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, नीचे चेंज होके क्यू इज़ इक्वल टू सी डेल्टा टी, एम एस हट गया। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, और इस इक्वेशन से स्टूडेंट हम आराम से जो है वो जो अमाउंट ऑफ हीट क्यू है वो निकाल सकते हैं, जो एब्ज़ॉर्ब हुआ है या रिलीज़ हुआ है। कब? जब हमें स्पेसिफिक हीट जो है उसका पता हो, और स्पेसिफिक हीट जो है वो कौन सी है जी, सी है। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसका पता हो, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी का पता हो, तो फिर हम क्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया जी डिटेल से। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये मोलर हीट कैपेसिटी। अब स्टूडेंट मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? बहुत ही आसान है। हीट कैपेसिटी अभी आप पढ़ाए हो, हीट कैपेसिटी जो है वो क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि अमाउंट हम फिक्स कर देंगे। पहले अमाउंट फिक्स की थी स्पेसिफिक में, याद होगा, वो 1 ग्राम फिक्स की थी। अब हम 1 ग्राम नहीं फिक्स करेंगे, 1 मोल फिक्स करेंगे। सब्सटेंस जो है दैट इज़ 1 मोल। आप याद रखें कि हीट कैपेसिटी में जो सब्सटेंस की मिकदार है वो फिक्स ही नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में फ़िक्स की थी, लेकिन 1 ग्राम की थी। अब मोलर हीट कैपेसिटी में फ़िक्स करेंगे, और कितनी? 1 मोल। बाकी सारा कुछ वही है। यानी हमारे पास एक सब्सटेंस है, उसका वो वज़न जो है 1 मोल है, 1 मोल सब्सटेंस है। उसका हमने जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाना है, तो उसके लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज़ कॉल्ड एज मोलर हीट कैपेसिटी। तो स्टूडेंट ये आ गया जी मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में। तो आज आपने काफ़ी टर्म जो हैं थर्मोकेमिस्ट्री की मेरे साथ यहाँ पे पढ़ी हैं, जिसमें एंथैल्पी है वो क्या है, फिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके बाद फिर हीट कैपेसिटी क्या है वो आपने देखा, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है वो देखा, और अभी लास्ट में मोलर हीट कैपेसिटी आपने देखा। फिर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जो रिलेशन है वो आपने देखा। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।